नमस्कार मेरे समानशील और समान व्यसनी मित्रों। यूं अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अवसर ऐसा है कि अपने पहले ही उपन्यास के बारे में, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में बोलना है और साथ ही उपन्यास के एक अंश का पाठ भी करना है। यूं तो ये स्वाभाविक प्रत्याशा होती है कि हम अपने उपन्यास के बारे में, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में आपसे अपना अनुभव साझा करने जा रहे हैं। तो ये प्रत्याशा स्वाभाविक है कि आप सभी ने यह उपन्यास पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं क्या, ये तो सामान्य सच्चाई है, आप सबका भी यही अनुभव होगा कि कोई भी साहित्य सिर्फ लेखकों से नहीं बनता। वो बनता है लेखकों और पाठकों की भरपूर साझेदारी से। तो पाठक उसमें बराबरी की हैसियत से शामिल रहते हैं, लिखने के अनुभव से, रचना के अनुभव से। आप जानते हैं कि बिना अपने आप से, अपने जीवन भोग से एक दूरी कायम किए आप उसको देख नहीं सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते, रचना कर नहीं सकते। ये जो डिस्टेंसिंग है, दूरी बनाना है, ये सिर्फ कोरोना से बचने के लिए नहीं होता है, ये आत्मविस्मरण से बचने के लिए भी होता है। और एक देखने को, अपने जीवनानुभव को साफ साफ ढंग से देखने के, समझने के लिए ये आवश्यक होता है कि एक दूरी बनाए लेखक अपने और अपने अनुभव के बीच, लिखने की प्रक्रिया और जीने की प्रक्रिया के बीच में। अब यहीं पर जिसे हम लेखक की कल्पना शक्ति कहते हैं या कार्यित्री कल्पना कहते हैं, उसका रोल समझ में आता है। कल्पना शक्ति ही रचना को संभव करती है। कल्पना शक्ति के नाम से ये भ्रम हो सकता है कईयों को कि वह ऐसी चीज़ है जो यथार्थ नहीं है, यथार्थ की उल्टी है। सच्चाई ये है, लेखक का, हर लेखक का अनुभव यही है, यही होगा कि कल्पना वो शक्ति है जिसके द्वारा हमारा जिया हुआ जीवन, भोगा हुआ जीवन और भी अधिक यथार्थ बन करके, जीवंत बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कल्पना वह विभूति है, मनुष्य के ही भीतर की वह शक्ति है जो कि उसके जिए हुए को सार्थक ढंग से प्रकाशित करती है, खुद उसके सामने और औरों के सामने भी। क्या होता है कि इस यूं हमारे जैसे जितने भी हमारे आयाम हैं, हमारा एक तो सेंसुअस ऐन्द्रिक आयाम है, प्राणिक आयाम है, एक भावनात्मक आवेगात्मक आयाम है, इमोशनल सेंटर जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, और एक है बौद्धिक हमारा आयाम, इंटेलेक्चुअल सेंटर। ये तीनों सेंटर आपस में सामंजस्य रखते हुए सक्रिय हो नहीं पाते हैं। इसके लिए विशेष एकाग्रता की आवश्यक होती है और लिखने की प्रक्रिया उस एकाग्रता को संभव करती है जिसमें कि आदमी अपने इन तीनों आयामों में एक तरह, एक से उत्कटता के साथ उपस्थित हो सके, जीवंत हो सके, रचनाशील हो सके। यही रचना का तर्क है कि क्यों रचना क्यों आवश्यक है। जीना क्यों काफ़ी नहीं है? इसलिए नहीं है कि जीते हुए, अनुभवों से गुजरते हुए हमारे ये तीनों केंद्र जो हैं, प्राणिक, भाविक और बौद्धिक, ये एकत्र नहीं होते, एक साथ काम नहीं कर सकते समान शक्ति के साथ। और लिखने की प्रक्रिया में
तो खुद लेखक को भी ये ज़रूरी नहीं है कि पहले से तय करके नहीं चलता, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ नहीं रहता। रचने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया अपने आप में एक रहस्य है। वह रहस्य स्वयं लेखक के लिए भी और उसके श्रोता या पाठक के लिए भी। वह नहीं जानता पूरी तरह से कि वो क्या कहेगा, क्या लिखेगा। लिखने की प्रक्रिया के दौरान ही उसके सामने अपना जिया हुआ, अपना भोगा हुआ प्रत्यक्ष होता है, जीवंत होता है। सारे आयाम उसके एकजुट होकर के काम करते हैं। तो लेखक की अपेक्षा अपने पाठक से भी यही हो सकती है कि वह समझेगा लेखक के इस दर्द को, इस उल्लास को और कृतकृत्यता की अनुभूति को भी, जिसने कि उसे लिखने की प्रेरणा दी, जिसे लिखे बिना वह रह ही नहीं सकता था। जीवन से कमाई हुई चीज जीवन को ही लौटाना, ये रचना कर्म है, ऋण शोध जीवन का। अब पाठक तो लेखक नहीं है, पर लेखक की रचना में बैठने की जो प्रेरणा उसमें जगी, तो ये ऐसा नहीं है कि ये रचनाकार की पेशी हो रही है पाठकों की अदालत में, मगर उसे पता तो चले कि लेखक के साथ पाठक का जो मानवीय रिश्ता है वो क्या है। क्या उसे कुछ ऐसा मिला जो कि बिना इस रिश्ते, इस साझेदारी के, साक्षात अनुभव के चरितार्थ नहीं होता। क्या यह उसकी निहायत जायज़ सी मांग नहीं है कि आप भी बताएं उसे अपना मन, उसे पता तो चले कि आपने उसकी कृति के साथ इतना समय बिताकर क्या पाया। यह तभी ना होगा जब आप भी कुछ बताएंगे उसे, या कम से कम उसको ये अनुभव करने का मौका देंगे कि आपने उसे उसकी रचना के माध्यम से समूची गोलाई में पाया है, समझा है। तो मैं, जहाँ तक रचना प्रक्रिया की बात है, उसके लिए तो मैं बाद में, जब ये रचना समाप्त हो जाती, जहाँ ये उपन्यास समाप्त हो जाता है, उसका आखिरी अध्याय है, उस एक छोटे से अंश का मैं पाठ करूँगा, जो कि रहस्य जहाँ पर है, जो कि संभवतः कहने की या कही जा सकने की बात भी नहीं है, लेकिन चूँकि अब बात रचना प्रक्रिया की होती है, तो मैं समझता हूँ कि वह थोड़ा सा पढ़ लेना कोई ठीक ही रहेगा। तो लीजिए, मैं तो पहले जो जिस उपन्यास का आरंभ जहाँ से होता है, वो आरंभिक अंश जो उसका है, पहला अध्याय, उसी को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। आसमान आज सवेरे से ही बड़बड़ा रहा है। मुझे एक खास दोपहर और उसमें गूंजते एक खास पक्षी का स्मरण पता नहीं क्यों हो रहा है। आसमान की बड़बड़ाहट चालू है। एक कोना चुप हुआ नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। हर कोना दूसरे कोने को पुकार रहा है। हर कोना मुखर होना चाहता है। ऐसी हर मुखरता के बाद एक अजीब सी निस्तब्धता छा जाती है। फिर एकाएक बड़े जोर की गड़गड़ाहट उठती है और भीतर ही भीतर दूर दूर तक फैलती चली जाती है। अब हवा चलने लगी है। हा हा हू करती हुई हवा क्रमशः तेज होती जा रही है। थोड़ी देर और फिर यह अंधड़ बन जाएगी और इस सारी नमी के चिथड़े उड़ा देगी। कल यही हुआ था, और हाँ, परसों भी। वैसे बादलों का मौसम नहीं है, लू और बगुलों का ही मौसम है। फिर भी ऐसी ही किसी दोपहर को मेरी भी शुरुआत हुई थी, कहते हैं। न भी कहते तो मुझे पता चल ही जाता। मुझे यही महीने साल के सबसे अच्छे महीने लगते हैं। मेरा आत्मविश्वास भी इन दिनों ज़रा बुलंद रहता है, और मेरी खास खास बीमारियां भी अपनी पकड़ मुझ पर ढीली कर देती हैं। जेठ और बैसाख, और उल्टा बोल गया क्या, जाने दीजिए, सुनने में ऐसा ही अच्छा लगता है।
सुना किसी ज्योतिषी ने मेरी जन्म कुंडली देख के कहा था कि इसे या तो बहुत बड़ा नेता होना चाहिए या बहुत बड़ा समाज सुधारक। मुझे और किसी चीज़ में विश्वास नहीं है, वैसे ही ज्योतिष में भी नहीं है। फिर भी मुझे प्रसिद्ध हो जाना है, यह जानकर मैंने चुपके से कुंडली की एक नकल अपने पास रख ली। इसलिए नहीं कि वो मेरे पक्ष में जा रही थी, बल्कि इसलिए कि आखिर हर्ज क्या है। क्या ये सोचना अच्छा नहीं लगता कि इस विराट ब्रह्मांड में कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आदमी जैसी नगण्य चीज़ का भी ख्याल रखती हैं, उसकी पिद्दी हरकतों में भी दिलचस्पी ले सकती हैं। बेशक यह भी एक कल्पना ही है, पर मेरा ख्याल है कि खाली बुद्धि से, खाली अनुभव से आदमी की गुजर नहीं हो सकती। कोई भी आदमी महज आदमी होकर रहने से संतुष्ट नहीं होता, उसे ये महसूस करना अच्छा लगता है कि उसकी भी एक खास नियति है, कि उसे भी कुछ और होना है। मेरा बचपन बहुत धार्मिक किस्म का था, वातावरण ही ऐसा था। बरसों तक मेरी बुद्धि, मेरी पढ़ाई लिखाई भी उसी के समानांतर चलती रही, पर एक दिन ट्रेजेडी हो गई। मैंने साइंस को रटने के बजाय समझना शुरू कर दिया, और जैसे ही साइंस सचमुच मेरी समझ में आने लगा, मेरे 18 साल के संस्कारों का सफाया हो गया। 33 करोड़ देवताओं से बसा हुआ वह जादुई चमत्कारिक संसार एकाएक भर भरा कर गिर पड़ा और मैं दिवालिया हो गया। हमारे हॉस्टल के वार्डन थे पंडित गंगाधर चतुर्वेदी, एमएससी, डीएससी, एफएनआई, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उनके बारे में ये मशहूर था कि वे सुबह 2 घंटे तक पूजा पाठ किया करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता था, छिप कर टोह ली तो बात सही निकली। नेता या समाज सुधारक, इस पर मुझे सख्त ऐतराज था। वैज्ञानिक प्रसिद्ध तो जरूर होना चाहता था मैं, और उस मामले में अपनी कुंडली पर शक भी नहीं करना चाहता था, पर वैसे कोई लक्षण मुझ में नदारद ही थे। हालांकि इतना मुझे याद है कि पहली तुकबंदी जो मैंने 6 बरस की उम्र में जमाई थी, वह यूं थी: हा रोती विधवा बेचारी, कैसी उस पर विपदा भारी। मगर इस विस्फोट के पीछे कोई भावी समाज सुधारक नहीं था, बल्कि चांद का एक टूटा फूटा अंक था, जो कि मुझे रामू हलवाई की दुकान में पड़े एक रद्दी के ढेर में मिल गया था। साहित्यिक संस्कार के नाम पर यही एक घटना मुझे याद रह गई है। वैसे तो 2 पत्रिकाएं नियमित हर माह हमारे घर पर आती थी। एक तो काका हाथरसी का संगीत, और दूसरा गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण। और हाँ, इसके अलावा कुछ सालों तक हरिजन सेवक भी लगातार आता रहा था, हर हफ्ते, जिसके प्रति मेरा आकर्षण खास इसलिए था कि उसमें अक्सर छपने वाला एक नाम मुझे बहुत मज़ेदार लगता था: किशोर लाल घन मशरू वाला। मैं अक्सर इस नाम का जप किया करता था क्योंकि वो मुझे एक ज़रा अलग किस्म की चौपाई लगता था। किशोर लाल घन मशरू वाला, अधूरी चौपाई जिसे पूरा करने के लिए मैंने न जाने कितनी पंक्तियाँ बनाई होंगी, अलग अलग तुकों वाली। तुक ढूंढने मिलाने का यह शौक़ मुझ में पता नहीं उस बचपन में कैसे पैदा हो गया। खुद ही मिलाता था, खुद ही मज़ा लेता था। कोई दूसरा मेरे इस खेल में हिस्सा नहीं बटा सकता था। पता चलने पर हंसी उड़ सकती थी, वह एक निषिद्ध सुख था। पर एक दिन मेरी पोल खुली गई, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकान पर बैठे बैठे मैं ऊब रहा था। सब लड़के मज़े मार रहे थे, एक मैं ही गिरफ्तार था। बहुत देर से कोई दुकान में ग्राहक भी नहीं आया था। उस दिन सुबह सुबह हमारा बैतालेश्वर जाने का प्रोग्राम था। लच्छू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। हो सकता है अब तक कुड़कर वह अकेला ही चला गया हो, किसी और को, चंदू को या घंटी को साथ लेकर। मेरी बेचैनी बुरी तरह फड़फड़ाने लगी। अभी अभी राम नाम सत्य है चिल्लाता हुआ एक जुलूस सामने से गुजरा था। मैंने अपने पिताजी को भी उसमें जुलूस में शामिल देखा था, तो मेरे बदले वे जा रहे थे। अब शाम से पहले क्या आएंगे? मेरे लिए तो ये कारावास था। मुझसे अच्छा तो वो मुर्दा था जो कि बैतालेश्वर जा रहा था। एकाएक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी दुकान, सामने की दुकान, बाजार में चलते फिरते लोग, सब उस अंधेरे में बिला गए। मैं रस्सी तोड़ा कर भाग निकला। मेरे कानों में सुवाल नदी का शोर भर गया। तेज भागती, टेढ़ा मेढ़ा दौड़ती हाँफती सुवाल
मेरे पास एकदम पास आ गई और उसने मुझे अपने में समेट लिया। मैं तैर रहा था और देख रहा था उस विशाल देवदारू को, जो मेरी ही तरह जोर जोर से हाथ हिला रहा था। वो मुझे बुला रहा था। उसके पास ही महादेव मंदिर के चबूतरे पर दो भभूत लिपटे बाबा लोग गांजे की दम लगा रहे थे, बम भोले कर रहे थे। बड़ी चमकीली धूप निकल आई थी। मैं उसी ओर बढ़ रहा था। कुछ ही दूरी पर एक चिता जल रही थी, एकदम ताज़ी चिता। उसकी लपटें धीरे धीरे ऊंची और ऊंची होती जा रही थी। चबूतरे पर लोगों का जमघट लग गया था। मुर्दा फूंकने आए लोग अब निबट करके नहा धोकर सुस्ता रहे थे। एक आदमी झोले से निकाल रहा था फल मेवे मिष्टान्न और बांट रहा था सबको। सब खा रहे थे, मैं देख रहा था। इतने में ए पासिंग शो, एकाएक कोई चीखा मेरे कान में। मैंने हकबका कर देखा। एक आदमी मेरे सामने खड़ा मुझे गुस्से में घूर रहा है। दुकान में बैठता मजाक करता है, नींद आ रही है तो घर जाके सो। कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनता नहीं। आने दे अपने बाप को। क्या चाहिए आपको? तेरी खोपड़ी ला, निकाल दो पासिंग शो। मैंने दो पासिंग शो निकाल के चुपचाप उसके हाथ में समा दिए। वो बड़बड़ाता हुआ कन्नी फेंक कर चल दिया और मैं हाथ में पासिंग शो का खाली पैकेट लिए उसकी जाती हुई पीठ को तब तक घूरता रहा जब तक बामनी खोला कि गली ने उसे पूरा निगल नहीं लिया। गली के ऊपर दोपहर की धूप तिरछी लटकी हुई थी। उसने पल भर को वह पीठ उजाल दी। उजाले की वह कौध एकाएक मेरे भीतर भी जैसे कुछ कौंध गया। मेरे हाथ में पासिंग शो की पीठ थी। जाने कब मैंने खाली पैकेट को खोल डाला था। उसकी कोरी उजली पीठ मुझे घूर रही थी। वह मेरी प्रेरणा थी। मेरे उसने मुझे धर दबोचा। नाचती हुई एक काव्य पंक्ति आई और उस कोरी पीठ पर टक गई। नदी भागती आई मेरे पास, गोद में लेकर मुझको लगी सुनाने लोरी। बदला, एक निहायत मौलिक और भरपूर बदला अपने पिता से, लच्छू चंदू से, सबसे अपनी गिरफ्तारी का बदला। पासिंग शो की पीठ अब खाली नहीं थी, डबडबा आई थी। बस एक आखिरी पंक्ति और चाहिए थी। वो आखिरी पंक्ति नहीं आई सो नहीं आई। माता तू है नदी, पिता तू महाकाल की छाया। यहाँ पर ठिठक गई कविता। अब इसके आगे आगे गाड़ी था। ऐसी ही दोपहर थी वह। नहीं, बादल नहीं थे, उजला आसमान था, पर यही जेठ बैसाख के दिन बाजार सुन्न पड़ा था। मक्खियों की एक रस भिनभिनाहट में दुकानें ऊग रही थी। फिर धूप सरकती गई। बाजार उठ बैठा सजग होकर। मेरी दुकान पर भी लोग घिरने लगे, टूटने लगे। शाम हो गई। सामने बलढौटी की विशाल हरे भरे चीड़ों से सरसराती पीठ भी एकदम स्याह पड़ गई। शाम रात में ढलने लगी। मेरी दुकान पर भी भीड़ बढ़ती गई। जय बम भोले, कहाँ है भगत? एक बाबा सामने खड़े थे। मैंने कन्नी निकाल कर उनके कमंडल में डाल दी, जैसे कि अपने पिताजी को और काका जी को भी कई बार करते देखा था। और एक चमेली अगरबत्ती का पैकेट भी। सिर नीचा करके पानी में भीगा एक बासी कनेर का फूल उस पर झेल लिया। सिर उठाया और देखा मथुर काका आ गए हैं। मैं घर की ओर मगर बढ़ रहा था। भीतरी जेब में पहुंचाई गई दो चोरी की चवन्नियों को टटोलता हुआ तभी याद आई वो पासिंग शो की पीठ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? गए काम से। खाना खाकर मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। फिर बत्ती जलाई और कापी में टीप ली पंक्तियाँ याद ही थी। गिनी 19 कुल। बस एक आखिरी पंक्ति और चाहिए, छाया की तुक भी। क्या हो सकता जवाब इसका? नींद ने दिया। दूसरे दिन स्कूल से आकर बस्ता पटकाई था कि दुकान से बुलावा आ गया। गुड्डन को फौरन भेजो। काटो तो खून नहीं। पहुंचा दुकान पर। रास्ते में भीगी बिल्ली था, पहुंचते पहुंचते शेर बन गया। देखा जाएगा जो होगा। मथुर काका के हाथ में मेरी करतूत थी। वे उसे पढ़ रहे थे और सिर खुजला रहे थे। मुझे देखकर उनकी भौहें सिकुड़ गई। बोले, ये क्या है? ये कविता है, मैंने कहा। कल लिखी थी यहीं पर। अच्छा, तो बिक्री बट्टे के नाम पर ये कर रहे थे तुम? तभी तभी एक चमत्कार हुआ। मथुर काका मुस्कुराने लगे। ये कवित्त फवित्त हमारे किस काम के? उन्होंने कहा। इससे क्या फायदा? ये मेरे लिए एक नई उलझन थी। कविता से भी कोई फायदा हो सकता है? मुझे तुक मिलाते मिलाते बरसों हो गए थे, मगर यह बात मुझे कभी सूझी नहीं थी।
क्या बेतुकी बात थी। मगर तभी एक दूसरा चमत्कार हो गया। वह चमत्कारों का ही दिन था। मेरी उस कुढ़त पर भड़कने की बजाय काका जी मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो मैंने तेरे को बुलाया कि अगर तुझे कवित्व लिखना ही है तो ऐसा लिख कि मेरे भी समझ में आए, दुनिया की समझ में भी आवे, मेरा भी फायदा हो तेरा भी फायदा हो। कैसे होगा? मैंने परेशान होकर पूछा। बताता हूँ। मथुर खा काका सहसा ताव खा गए। तू बैठ तो सही। इस नंदा देवी के मेले में हमें अपनी टाइगर बीड़ी का जोरदार प्रचार करना है। कंपनी वालों ने इसके लिए 300 रुपया मंजूर कर लिया है। हमने मचखाली से एक पार्टी बुलाई है। चनर सिंह का नाम तो तूने सुना ही होगा। अरे चनर सिंह का नाम नहीं सुना तूने? लानत है तेरे को। कवि बनता है और अपने इलाके के इतने मशहूर कवि का नाम तक नहीं मालूम। अरे गधे, सुनता नहीं रोज लखनऊ स्टेशन से मालूशाही कौन सुनाता है? वही तो चनर सिंह है। वाह, ये तो मेरी खुल्लम खुल्ला तौहीन है। मुझे तैस आ गया, कहाँ मालूशाही, कहाँ चनर सिंह और कहाँ कविता, क्या जोड़ी मिलाई है। अरे जनाब, कविता वो है जो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि और राम सिहारी सिंह दिनकर ने लिखी है और जो मेरे कोर्स में लगती है। मैं उस बिरादरी का कवि हूँ। चनर सिंह के बाप ने भी लिखी थी कविता। हे भगवान, कैसे कुल में जन्म दिया तूने मुझे, जहाँ कवियों का अपमान होता है, जहाँ नए साल की शुरुआत ही चोपड़ी पूजा से होती है। चोपड़ी के माने भी किताब नहीं, बही खाता होता है। ना ना, मुझसे नहीं होगा। मैंने एक जोर का झटका दिया अपने लटके हुए सिर को और सीधे मथुर काका की आंखों में देखा। क्यों रे, किस सोच में पड़ गया? नहीं लिख सकता है तो रहने दे, किसी और से लिखवा लेंगे। हमारी बीड़ी का प्रचार तो चनर सिंह के गीतों से ही हो जाएगा। वो तो तेरा कविता देखा तो एक बात सूझ गई, वरना हमको क्या करना तेरी हिंदी फिंदी से। ठीक है, तो फिर मैं उठ खड़ा हुआ। हद है, हद है। राष्ट्रभाषा का अपमान। राष्ट्रभाषा की जय। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, तू बुरा मान गया। कंपनी वाले जब इतना खर्च कर ही रहे हैं तो 2-4 रुपया मैंने सोचा तेरे हाथ भी लग जाएं, तो मैं तेरा कवित्व प्रचार के वास्ते पास करा लेता। मेरे भीतर उथल पुथल मच गई, पांव अंगद हो गए। एक तो मौका हाथ लगा, क्यों न दिखा दूं आज जलवा इनको। अब न चूक चौहान, आज से चोरी छिपे लिखना बंद। बस एक बार इनके मन की कर दे, फिर मैदान तो तेरे हाथ में है। तोड़ दे यह गढ़, झुका दे इस गद्दी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पक्ष में। इससे बढ़िया मौका फिर कब आएगा? बस एक छोटी सी तुकबंदी, एक छोटा सा समझौता, फिर आज़ादी ही आज़ादी। तब फिर तू इस दुकान की गुलामी से इनकार कर सकेगा और जब चाहे बेतालेश्वर कहीं भी जा सकेगा कविता लिखने के लिए। फिर किसकी मजाल है जो तुझे रोक सके टोक सके? ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा। मैंने कहा, क्या साइज़ होगी कविता की? अरे बहुत लंबी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, मगर इतना याद रखना, गाने लायक ज़रूर हो। माइक पर गाने लायक, हजारों लोगों के सुनने लायक, मेले के अंदर। और सुन, इतनी जल्दी कहाँ की वो कहाँ जा रहा है, सीधे घर जाना। और सुन, जितनी भी बीड़ियाँ मार्केट में हैं उन सब का नाम आना चाहिए और भाव यह होना चाहिए कि ये सब अपनी टाइगर बीड़ी के आगे बेकार है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। वह रचना की आधी रात थी। नीचे धन्नो सोनार की भट्टी सुलग रही थी, ऊपर मेरी भट्टी, मेरी रचना की भट्टी। वह चांदी गला रहा था, गहने बना रहा था, मोटे अर्जेंट शादी के। मेरा यह पहला कमीशन था, मेरा प्रेस्टीज इशू था। वह मैंने एक कागज पर टाइगर के सारे प्रतिस्पर्धियों के नाम लिख लिए थे। मुझे उनके एक एक करके पीटना था, उन सबको। टाइगर बीड़ी, घोड़ा बीड़ी, पान सुंदरी, हाथी छाप, फलान नंबर 6 वगैरह वगैरह। घोड़ा और पान सुंदरी सबसे तगड़े राइवल थे मेरे। वे अभी तक, ये हमारी टाइगर बीड़ी के, वे अभी तक इस इलाके के बादशाह थे। घोड़ा का सोल एजेंट मानिक लाल पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता था हमारे शहर का, हाल ही में जेल से छूट कर आया था। त्यागी पुरुष, तपा हुआ आदमी होने के बावजूद बड़ा रंगीन और खुश मिजाज था वो। हमारे शहर की रामलीला उसके बिना अनाथ हो जाती थी। अपने लड़कपन में वह राम का पाठ किया करता था। अब चूंकि उसे नाचना भी आता था, उसने शूरपणखा का रोल भी संभाल लिया था। जिन लोगों ने उसे राम के रूप में रामलीला के स्टेज पर लगातार 10 सालों तक एक छत्र राज्य करते देखा था,
अब वही उसे खरदूषण संहार वाले दिन अपनी नाक कटाते देखने के लिए हजारों की तादाद में गांव देहातों से उमड़े चले आते थे। मुझे अजीब लगता था, पर घर के लोग जो कुछ बताते थे उस पर अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं था। मेरी माँ बताती थी कि राम वनगमन के दिन जिस वक्त उसका सीता के साथ संवाद होता था, पूरा नंदा देवी का मैदान श्रोताओं की सिसकियों से भर जाता था। वह सचमुच करुण रस की धारा बहा देता था। नहीं, ये शायद उसके बारे में भी उनके दोस्त जगन काका, मेरे जगन काका की बात है, जो कि उस जमाने में लक्ष्मण का पाठ किया करते थे और अब इलाहाबाद में पता नहीं क्या कर रहे थे। बहरहाल, मेरे पास इस माणिक लाल रामचंद्र उर्फ घोड़े वाले के व्यक्तित्व से आतंकित होने लायक स्मृतियों का खजाना तो नहीं था, पर सुनी सुनाई बातें काफ़ी थी। वह एक जीता जागता, चलता फिरता मिथक था। उसकी लोकप्रियता का कोई अंत ही नहीं था। उसकी एक जेब में उसका क्लासिकल संगीत था और दूसरी जेब में एक रोमांटिक वर्तमान। ऐसे महाबली के खिलाफ हमारी टाइगर बीड़ी को सिर्फ अकेले अपने बूते लड़ना था। जाहिर है कि उसे हमारी परवाह बिल्कुल नहीं थी। वह हमें मिट्टी का शेर समझता था और हमसे उसकी सत्ता को कोई खतरा हो सकता है, ये बात उसे स्वप्न में भी नहीं सूझ सकती थी। पान सुंदरी बीड़ी वाला नंबर 2 पर था। उसने घोड़ा बीड़ी वाले के साथ गठबंधन कर रखा था। पहले उसे कोई दो टके को भी नहीं पूछता था। वह हमारे कस्बे का था भी नहीं, वैसे मुरैना से आया था और शुरुआत उसने पान की थोकदारी से की थी। हमारे कस्बे की यह खासियत है कि पहले तो आउटसाइडर को हाथों हाथ लेता है, खूब उछल कूद मचाने देता है, पर जैसे ही वह इनसाइडर बनने की कोशिश करता है वैसे ही उसे ठिकाने लगा देता है और बता देता है कि बेटा तुम्हारी जगह ये है। नतीजा ये होता है कि वह फिर कभी सिर नहीं उठा पाता। पान सुंदरी वाले के साथ यही हुआ, पर वह चालाक था। उसने मथुर काका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे मथुर काका ने झटक दिया। वहाँ से रास्ता सीधा घोड़े वाले की तरफ जाता था और वो वहीं पहुँचा। घोड़े वाले ने उसके आंसू पूछे और उसे अपनी गोद में बिठा करके सेल्समैन बना दिया पान सुंदरी का। यह नौकरी उसे फल गई। वो जी जान से पान सुंदरी के प्रचार में जुट गया। उसने हिसाब यह बिठाया कि सेल्समैन की हैसियत से वह समूचे इलाके में घुसपैठ कर देगा। सारा भेद जान लेने के बाद एक दिन सारी बीड़ियों को विस्थापित करके खुद कब्जा जमा लेगा। टाइगर की असली भिड़ंत या तो सबसे ज्यादा पान सुंदरी वाले से थी या घोड़े वाले से थी। इधर 2-1 साल से कुछ और बीड़ी वाले भी मैदान में आ गए थे और हालांकि अभी उनकी पहुंच सिर्फ खास अल्मोड़ा कस्बे तक, शहर तक ही सीमित थी, वे धीरे धीरे गांव की ओर, देहात की ओर रेंग रहे थे। इनमें सैनिक बीड़ी और नंबर 6 बीड़ी सबसे ज़्यादा टर्रा रहे थे। उनके मालिक लोग मैदान में अपना सिक्का जमा चुके थे और पहाड़ में उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत सीमित थी। उन्होंने अंधाधुंध इनाम घोषित कर रखे थे। मशहूर हो गया था कि उनके हर 6 बंडलों में से एक के अंदर इनामी कूपन होता है। इन दोनों के अलावा एक हाथी छाप बीड़ी भी अभी कुछ ही दिन पहले से बाजार में दिखना शुरू हुई थी और मथुर काका का कहना था कि उसका मालिक खुद नागपुर से एक तगड़ी प्रचार पार्टी लेकर मेले में पहुंचने वाला है और उस पार्टी के पास एक से एक भजन और कीर्तन की धुनें हैं। यही नहीं, उन्होंने लोगों को आकर्षित करने के लिए हर 10वीं बीड़ी में चरस का भी थोड़ा सा पुट दे रखा है, जिसका चस्का लग जाने के बाद आदमी फिर कहीं जा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हनुमान मंदिर के महंत जी खुद एक दिन सुनाई है प्रस्ताव लेकर हमारी दुकान में पहुंचे थे कि हम लोगों को टाइगर को छोड़ करके हाथी छाप बीड़ी की एजेंसी ले लेनी चाहिए, क्योंकि हाथी का मालिक सच्चा भगत है और बड़ा दान पुण्य करने वाला है। सुनने में आया था कि हनुमान मंदिर की सीढ़ियों का जीर्णोद्धार भी हाथी के मालिक ने ही अपने पैसे से करवाया था। वह अपना एजेंट भी किसी धार्मिक व्यक्ति को ही बनाना चाहता था। जब वह मथुर काका को नहीं पटा सका तो उसने हमारे ही एक ऐसे बिरादर को छाटा जिसके साथ एक पीढ़ी पहले तक तो दांत काटी रोटी थी, लेकिन पिताजी के ज़माने से
संबंध ठंडे हो चले थे। आपस में बोलचाल तक नहीं थी, पर धर्म कार्य में फकीरों की हाव भगत में दोनों के बीच एक होड़ जैसी मची रहती थी। घोड़े वाला धर्म वर्म से जरा दूर ही रहता था। धर्म के मामले में रामलीला से आगे बढ़ने में उसे खतरा मालूम देता था। और लक्ष्मण के बड़े भाई के नाते वह मेरे पिताजी का और काका जी का भी बड़ा सम्मान करता था, पर हाथी वाले को वह नेस्तनाबूद कर देना चाहता था। उसमें उसे सांप्रदायिकता की बुआ आती थी। वह रात मुझे हमेशा याद रहेगी। जब तक मेरी ढिबरी का तेल पूरी तरह चुक नहीं गया, मैं रचनारत रहा, लिखता रहा, यहाँ तक कि धन्नो सुनार के हथौड़े का बजना भी बंद हो गया। तब तक मैंने 3-4 बंद लिख डाले थे। फिर एकाएक डिबरी बुझ गई और मैं अपनी प्रेरणा को लिए दिए नींद की खाई में गिर पड़ा। याद है मुझे कि मैं स्कूल से लौटकर बस्ता पटक कर बिना नाश्ता किए सीधे दुकान पर जा पहुंचा था और जेब से निकाल कर कविता बड़े ताव से मैंने मथुर काका के सामने पटक दी थी और चुपचाप वापस भाग गया था। दिन गुजरते गए, मैं दम साधे काका जी के फैसले की प्रतीक्षा करता रहा, निष्फल। नंदा देवी का मेला जो जो पास आता जा रहा था, त्यों त्यों मेरी रचना का भाग्य भी अधिकाधिक संदिग्ध होता जा रहा था। मेरे सब्र का बांध टूट गया। रात का खाना खाकर मथुर काका हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आंगन में बैठे थे। मैं भी हिम्मत करके उनके पास बैठ गया। आंगन में अंधेरा था, न काका मेरा चेहरा पढ़ सकते थे न मैं उनका। आपने बताया नहीं काका मेरे कविता के बारे में, मैंने आखिर पहल करी थी। एकाएक अंधेरे में हरकत हुई और मुझे सुनाई पड़ा, कैसी कविता? कहाँ की कविता? अरे वही जो आपने ऑर्डर की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक गहरी खामोशी और उसमें बुलबुलों की तरह उभरती हुक्के की गड़गड़ाहट, फिर इस गुड़गुड़ाहट में एक धमाका। चनर सिंह को आने दे, वही फैसला करेगा। चनर सिंह जाए भाड़ में, मैंने कहा। आपको अच्छी लगी या नहीं ये बताइए आप। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुक्का गुड़गुड़ाया। मैंने तुमसे गाना लिखने को बोला, तुमने कविता लिख के धर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। किसने कहा इसे गाया नहीं जा सकता? आप कहे तो मैं अभी आपको राधे श्यामी तर्ज पर गा के सुना दूँ। हाँ, राधे श्यामी सीतारामी कुछ नहीं चलेगा। मैंने क्या मंदिर में गवाना है इसे? मेले के लायक चीज चाहिए मुझे। बेड़ी बेड़ी बेचना है। मेरे प्राण नहों में समा गए। मेरे उत्साह पर नीले आसमान से बिजली आ गिरी। फिर भी आप सुनिए तो सही। बिल्कुल कथावाचक पंडित जयदत्त की स्टाइल में मैंने गाना शुरू कर दिया। टाइगर की बढ़ती साख देख घोड़ा दुम दाबे भाग गया। हाथी की अक्ल चिराग हुई, सैनिक भी डर कर दुबक गया। जब पान सुंदरी ने देखा मेरी न दाल अब गलने की, जाकर नंबर 6 से बोली, अब करो तैयारी टलने की। बस बस हो गया। हुक्के से आवाज आई, ये चलेगा नहीं कभी तो तुम्हारा। फिर भी चरण सिंह को आने दो, वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। मैं तमक कर उठ खड़ा हुआ। आप मेरी कविता फौरन वापस कर दीजिए, मैं उसे फाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन वो होता कौन है चनर सिंह मेरी कविता के भाग्य का फैसला करने वाला? हुक्का खामोश हो गया। अदालत जारी रही। अंधेरे में वाह बेटा इतनी जल्दी ताव खा गए कि आखिर ही गुड़गुड़ हुई और वह अपनी राख झाड़ करके कोने में शीर्षासन करने लगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अपमान और ग्लानि से तिल में आता हुआ मैं बड़ी देर तक बेचैन करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन फिर पेशी हुई। एक 2 रुपए का कड़कड़ाता हुआ नोट मेरी ओर फेंकते हुए मथुर काका बोले, लो, हमने फैसला किया है कि तुम्हारी कविता को पर्चियों पर छाप करके मेले में बांट दिया जाए। गाने लायक तो वो है नहीं, फिर भी जब तुमने इतनी मेहनत की है तो अकारत क्यों जाए। मेरा मन हुआ उस नोट के टुकड़े टुकड़े कर दूं और कविता को भी नाली में बहा दूं, मगर सहसा में ठिठक गया। मुझे अपनी रचना की यह परिणति अचानक ज़्यादा गौरवशाली लगने लगी। आखिर मेरी कविता छपेगी न सही पत्रिका में, पर्ची पर ही सही, छपेगी तो बटेगी तो हजारों की तादाद में लोग पढ़ेंगे। चनर सिंह उसे रैकेगा अपने घटिया डमरू के साथ, मेरी बढ़िया बीन को इस भैंसिया भीड़ पर फेंकेगा। इससे तो ये इंडिपेंडेंट छापे में उड़ना ज़्यादा
बढ़िया बात है। ये ठीक है कि गलेबाजी और पर्चेबाजी के बीच चुनाव की ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है, फिर भी आखिर हर्ज क्या है? ये क्या ज़्यादा ठोस सामाजिक स्वीकृति नहीं है? ठीक है, मैंने कहा है गहरी सांस छोड़ते हुए, और नोट उठाकर जेब में खोस लिया। कल कासार देवी की पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम भी है। मौके से जुगाड़ हो गया बिना दंड बंद के पैसों का। पसीने की कमाई है, पहली कमाई, वो भी कविता की कमाई। मतलब कविता से भी फायदा होता ही है। सुनो, मेरे कान में पड़ा। मथुर काका के स्वर में थोड़ी हिचकिचाहट सी लगी। उनके हाथ में मेरी पांडुलिपि थी, वही सिगरेट का वो डिबिया। मेरा माथा ठनका। अब क्या मुसीबत है? कहीं मेरा पारिश्रमिक तो घटाने नहीं जा रहे हैं? सुनो, थोड़ा चेंज नहीं कर सकते इसमें ज़रा यार? व्यक्तिगत आक्षेप कर दिया तुमने घोड़े के साथ। अरे वो घोड़े वाला क्या दुम के भागेगा? दुम दाब के क्या भागेगा वो? उसने तो हमारी खोपड़ी दबा रखी है। नाम हमारा टाइगर होने से क्या होता है? वो घोड़े वाला सर पर दौड़ रहा है, हम ही घिसट रहे हैं कछुए की तरह। तुम इस तरह से भी तो बात को रख सकते थे, या घोड़े को बेलगाम बता देते और टाइगर को सर्कस में भर्ती करा देते, बात बन जाती। कुछ तो प्रेस्टीज का ख्याल करना पड़ता है। फिर वो जगन्नाथ का पुराना साथी है, तुम्हें पता है कि नहीं? मुझे हंसी आ गई। अच्छा, तो ये किस्सा है? उनके सीधेपन पर मुझे बड़ा तरस आया, काका जी के। जाहिर है कि घोड़े वाले की ऐसी तैसी होते देखकर मन ही मन तो उन्हें बड़ा मज़ा आया था। चाहते ये यही थे मन ही मन, मगर उसके साथ नैतिकता का छौंक लगाना उन्हें ज़रूरी लग रहा था। वे भावुक हो रहे थे, नंदा देवी के मेले के साथ रामलीला को गटमट कर रहे थे। मगर इसका इलाज भी मेरे पास मौजूद था। इस चालाक सीधेपन से मैं पहले भी निपट चुका था। आखिर भतीजा किसका था? मैंने पांडुलिपि उनके हाथ से ले ली और उसका मुआयना करने लगा। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस है, ये सब चलता है। फिर ये तो एक खेल है काका जी, होली के स्वांग जैसा। इसमें कोई किसी को कुछ कह दे कोई बुरा थोड़ी मानता है। माणिक खुद मजाकिया आदमी है, आप बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, उल्टे मजा लेगा। जो आदमी राम से लगाकर शूर्पणखा तक सब कुछ बन सकता है, वह कुछ भी झेल सकता है, कुछ भी पचा सकता है। आप बेफिक्र रहिए। मथुर काका के मुखमंडल पर एक अविश्वास की छाया पहले उभरी, लेकिन फिर वे मज़े से मुस्कुराने लगे। मैदान अब मेरे हाथ में था। मैंने लगाम ढीली कर दी। ठीक है, तो फिर रहने दो, उन्होंने कहा और कविता उठा करके अपनी संदूकची में रख ली। उस साल का नंदा देवी का मेला अद्भुत और अभूतपूर्व रहा। सबसे ज़्यादा मजमा हमारे तंबू के आसपास ही जुड़ा रहा। चनर सिंह और उसकी पार्टी मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बन गए। उसके पास एक से एक बढ़िया लोकगीतों का कभी न चुकने वाला खजाना था। रटी हुई चीज़ों के भाव बजाए हुआ उसी वक्त माइक के सामने दनादन जोड़ पर जोड़ लगाता चला जाता था। हर गीत की तान उसकी उसी एक टेक पर टूट। ओ टाइगरा बीड़ी, ओ भारी बीड़ी छो, हो द्विजाना बंडला पीड़ा में मजा छो। दरअसल बीड़ी तो निमित्त मात्र थी। लगता ही नहीं था कि ये बीड़ी का सवार हो रहा है। वो कविता का बेला बन गया था। लोग झूम रहे थे। चरण सिंह के बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें आकाश में जा रही थी। पूरा शरीर उसका गा रहा था। उसे अपनी सुध ही नहीं थी। लोग कह रहे थे उस पर देवता उतर आया है, उसे सिद्धि है, उसे देवी का वरदान है। हालत ये हो गई थी कि दूसरे बीड़ी वालों के स्टॉल पर कोई झांकने भी नहीं दे जा रहा था। उन पर मक्खियां भिनक रही थी। बल्कि घोड़े वाले ने जो पार्टी काशीपुर से बुलाई थी, वह खुद अपना मोर्चा छोड़कर हमारे खेमे में आ गई थी और चन्नर सिंह के सुर में सुर मिलाकर गा रही थी। उसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब तो मुझे शक होने लगा है कि चन्नर सिंह की यह दिग्विजय उस साल घटित हुई थी कि उसके अगले साल, क्योंकि वह लगातार 2-3 साल तक नंदा देवी के मेले में हमारी बीड़ी का प्रचार करता रहा था। जेठ बैसाख की ये दोपहरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जब सारे संसार पर बेहोशी छाई जाती है। एक मैं ही जागता रहता हूँ और मुझे लगता है चाहे जैसा भी हूँ, मैं हूँ। मेरा भी एक अस्तित्व है, इस संसार के साथ भी और इस संसार से अलग भी। यह उमस, यह निचाट, यह स्मरणहीन अर्थहीन समय मुझे एक अजीब अपनापा देता है। यही समय मुझे सचमुच अपना लगता है।
जाहिर है ऐसा तालमेल आदमी और मौसम के बीच जन्मसिद्ध नियतिकृत से कम कैसे हो सकता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुझे कोई नहीं भी बताता तो भी मुझे पता चल जाता कि मेरी पैदाइश इसी जेठ या बैसाख की होनी चाहिए। जिन दिनों ये मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था इलाहाबाद में, उन्हीं दिनों की बात है। एक महान प्रतिभाशाली ज्योतिषी वहाँ काशी से आया। मेरा अधपगला रूम पार्टनर, जिसने उन्हीं दिनों अंधविश्वासों की वैज्ञानिकता नामक लेख किसी लोकल अखबार में छपाया था, वह ऐसी बातों की खबर रखता था और वही ज़बरदस्ती मेरी कुंडली की नकल निकालकर उन्हें दिखाने लेता गया। सुना मेरी कुंडली पर दृष्टिपात करते ही वे समाधि में चले गए। पूरे 15 मिनट तक समाधि में रह चुकने के बाद उन्होंने एक प्रवचन दिया जिसका सारांश यह था कि यह कुंडली एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की है और इस आदमी को धर्म कर्माधिपत्य नाम का योग है, जिसके मुताबिक इसे अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक सिद्धि या तो हो चुकी है या फिर होने वाली है। वे बैसाख के दिन थे, पर मेरी हालत खस्ता थी। इम्तहान सर पर था और उधर में एक दूसरे इम्तहान में गिरफ्तार था। 3rd डिवीज़न के तक लाले पड़े हुए थे। सक्सेना ने आकर यह ज्योतिष मुझे सुनाया तो तबीयत जल भुन कर खा गई। मैं और योगी, इससे तो नेता और सुधारक वाली स्थिति क्या बुरी थी। नाले से उभरे तो नदी में गिरे। मैंने उसे 5 का नोट पकड़ाया और फिर भेजा उसको। जा पूछ के आ कि ये महान प्रतिभाशाली योगी इस साल परीक्षा में पास भी होगा कि नहीं। यह मेरे लिए तब भी न्यूज़ थी और आज भी न्यूज़ ही है कि योगी होने के लिए भी महान प्रतिभा चाहिए। मुझे योग भ्रष्ट कहलाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें दोनों हाथ लड्डू रहते हैं। योग भ्रष्ट के कवि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पता नहीं यह मिथ मैंने अपने मन से गढ़ी है कि कहीं किसी किताब में पढ़ी है कि कवि पिछले जन्म का योग भ्रष्ट होता है। मुझे अपनी स्मृति पर भरोसा नहीं। पिछले साल मैंने डिवाइन कॉमेडी पढ़ी, सबसे महान कविता पश्चिम की, तो मुझे यह देखकर बड़ी हैरत भरी तसल्ली हुई कि दाते ने भी कवियों और कलाकारों के लिए वही जगह छाटी है जो कि मेरा बस चलता तो मैं छाटता। नरक की यह इमारत भी मुझे बड़ी स्काई स्क्रेपर जैसी लगती है। यहाँ से नीचे कूद पड़ने को मन करता है क्योंकि पास पास रहने से कौतूहल भी मर गया है और रहस्य भी। औरों की नहीं जानता, पर मेरी तो एक आंख में दूरबीन ठुकी है और दूसरी में खुर्दबीन। दूरबीन वाली आंख में मोतियाबिंद पड़ गया है, इसलिए ये ठीक से काम नहीं करती। दूसरी ने आप खुद कल्पना कर सकते हैं मेरा जीवन किस कदर हराम कर रखा है। नरक के सारे दृश्य, सारे क्षण मेरे दृश्य मेरे खून में रेंगते बुलाते रहते हैं। मुझे अक्सर नींद नहीं आती और मैं तंग आकर शैतान की शरण में चला जाना चाहता हूँ। बस चाहता भर हूँ, चाहने में मेरा जवाब नहीं। मैं नियति भी चाहता हूँ, वर्ण की स्वतंत्रता भी चाहता हूँ। मैं ईश्वर पर विश्वास करना चाहता हूँ, मैं मनु के पुत्र पर भी विश्वास करना चाहता हूँ उतना ही। मैं पूरब होना चाहता हूँ, मैं पश्चिम होना चाहता हूँ, मैं व्यक्ति होना चाहता हूँ, मैं समूचा विश्व होना चाहता हूँ। मेरे चाहने की कोई सीमा नहीं है। मैं जो घोर बुद्धिवादी और घोर रहस्यवादी हूँ, घोर चेतन और घोर जड़ हूँ, घोर संस्कारी और घोर अघोरी हूँ। नान्तोस्तिमम दिव्यानाम विभूति नाम परंतपो। क्या मैं श्लोक ठोकने लगा? शोकत्तमापन्न है यस्य शोक। ये मित्रों, पहला अध्याय इस गोबर गणेश उपन्यास का यहीं पर समाप्त होता है। ये मैंने आपको सुना था। अब मैं, चूँकि हमारे अर्पण कुमार जी ने ये अपेक्षा भी रखी थी कि रचना प्रक्रिया के बारे में भी कुछ बोलना है, उसके बारे में आपके पाठक श्रोता उत्सुक होंगे कुछ ये उपन्यास रचने की। अब ये बड़ा मुश्किल है। अपनी रचना प्रक्रिया कोई क्यों बताएगा आपको, कैसे बताएगा? रचना की सबसे बड़ी जोरदार बात जो होती है वो ये है, वो ये रहस्य है
जब तक आप खुद लिखते नहीं है ना, तब तक खुद आपको ही पता नहीं चलता कि आप क्या लिखने वाले हैं। रचना का ये सबसे बड़ा रहस्य है। वो आपके लिए भी उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल है जितने कि आपके पाठकों के लिए। रचने की प्रक्रिया में ही कोई जादुई चीज़ होती है कि आप वो लिख जाते हैं जो होती तो आपके भीतर बड़े गहरे अतल में बैठी हुई चीज़ होती है वो, जिसका आपको खुद पूरी तरह से अनुमान नहीं है, लेकिन वो रचना प्रक्रिया का ही जादू है कि लिखवा लेती है वो आपसे, आपके भी और आपके जैसे बहुतों के भी मन की बात। तो अब इस रचना के रहस्य के बारे में बोलना तो बड़ा मुश्किल है, और ख़ास तौर से इसलिए भी मुश्किल है, ये बात ऐसी है मित्रों कि इसका साझा किया नहीं जा सकता है सचमुच। और इस उपन्यास के साथ ख़ास तौर से ये बात हुई, ऐसी घटना जो कि फिर किसी के साथ, किसी और उपन्यास के साथ नहीं हुई, कि खुद मेरे लिए विस्मय की बात थी। भीष्मांत कहते हैं जिसको हम लोग अपनी पहाड़ी कुमाऊनी बोली में, भीष्मांत, विस्मय। तो लेकिन मैंने कोशिश की है कि रचना प्रक्रिया के बारे में भी कुछ तो आपको अंदाज हुआ होगा जो मैंने अध्याय पढ़ के सुनाया आपको। और फिर भी अगर आपकी उत्सुकता का शमन नहीं हुआ है, नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ, तो मैं अंतिम अध्याय में से एक टुकड़ा सुनाता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि क्या गुजरी थी लेखक पर, जिसने उससे यह उपन्यास लिखवा लिया। दरअसल कुछ ऐसा घटा था मेरे साथ कि ऐसा अनुभव अपने आप ही ध्यान में जाने की प्रेरणा होती थी। तब मैं पन्ना में था, मुझे लगता था कोई शक्ति मुझे उठाकर ले जा रही है। एकांत, जहाँ छत को जाने वाली सीढ़ियाँ थी ना, उसके नीचे बहुत ही अंधेरा, छोटी सी रत्ती पर बहुत ही छोटी सी कुठरिया थी, कुठरिया भी नहीं, वो छोटी सी। तो मुझे लगता था कोई मुझे उठा, और मैं वहाँ जाके बैठ जाता, और बैठते ही मुझे ध्यान लग जाता था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मुझे पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा दुनिया में। रसोई घर से आने वाली जो बाजार था नीचे, जिस घर को हमने किराए पे लिया था, बाजार में था वो। कोई शोरगुल, सब चुप, कुछ नहीं सुनाई देता था। मैं ऐसा ध्यान में डूब जाता था। और फिर धीरे धीरे ऐसी हालत मेरी, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना, उसमें से वापस आने की इच्छा ही खत्म हो जाती थी, मैं आना ही नहीं चाहता था। फिर वो और तेज हो गई वो प्रक्रिया और प्रोसेस, कुछ विचित्र अनुभव होने लगे। मैं डर गया। मैंने कहा अगर कहीं मैं ध्यानी, जहाँ ये शक्ति मुझे ले जा रही है, अगर वैसे ही हो गया तो फिर मैं लेखक तो रह ही नहीं जाऊंगा। मैं तो लेखक बनना चाहता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे सार्थक, सुखद। वस्तु है जीवन में। तो अगर मैं योगी, अगर जिस रास्ते, तो मैं बड़ा, अब ये बातें बताने की नहीं होती, ये बताते हुए मुझे ग्लानि महसूस हो रही है। ये ऐसा अनुभव है जिसको कहना भी नहीं चाहिए। अपने आप ही दांत पर दांत कस जाते हैं, ओठ पर ओठ कस जाते हैं। वो शक्ति ही जैसे आपको मना कर रही है स्पष्ट रूप से, चुप रहो। और हम अब इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया, अब कुछ तो फैक्ट जो है, तथ्य जो है, कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना मैं क्या बताऊंगा। तो ये हालत थी। तो अब मैं घबरा गया। तो अब मैं मन ही मन प्रार्थना भी करता था उस महाशक्ति से जो मेरे अंगों से खेल रही थी, मेरे ऐसे अद्भुत, अनजान,
ऐसे अनुभवों से मुझे गुजार रही थी। मैं उसी से प्रार्थना करता था कि मैं क्या करूं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं जोगी ही हो गया सचमुच। 100% तो मेरा लेखक का क्या होगा, वो तो गया। और मुझे लगता था वो शक्ति यही कहे, और इसमें कोई शक नहीं है कि उस योग की और वैसी स्थिति का जिस जहाँ वो पहुँचाती है जिस जगह, उसका कोई मुकाबला और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। वो परमार्थ की सिद्धि है, धन्यता है जीवन की। लेकिन अब क्या, एक युवा व्यक्ति जो लेखक बनना चाहता है, लेखक बनना, लेखक, ये तो लेखक ही जान सकता है या उसके पाठक जानते हैं कि लेखक बनना भी कितनी बड़ी सिद्धि है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कैसी तपस्या लगती है उसमें, और क्या आनंद उसमें होता है जीवन पर, साक्षात जीवन का सच्चा संवेदन, सीधा संवेदन, सीधा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किताबी नहीं होता। समझ रहे हैं मित्र आप? तो ये था। तो फिर मैं ऐसे ही करने लगा। तो धीरे धीरे देखा कि एक जो मेरी बड़ी गति, बड़ी रफ्तार से मेरी प्रगति हो रही थी उस योग साधना में, उस समाधि अवस्था की तरफ बढ़ने में, वो थम गई। जब मैं रोने लगा और घबराने लगा और प्रार्थना करने लगा मन ही मन उस महाशक्ति से जो कि मेरे स्नायुओं को पकड़ रही थी, घबरा घबराहट में। तो वो फिर उस महाशक्ति ने, जिसको कि मैं अपनी घबराहट में कि कहीं मैं ही नहीं रह जाऊंगा। वास्तव में ऐसा होता था, जो होश ही नहीं रहता था। 2-2 घंटे में पालथी वाले जो पड़ा रहता था परम आनंद में बेसुध मगन, क्या हो रहा मेरे साथ कोई नहीं। लेकिन फिर जब वो प्रक्रिया और तेज होने लगी, तरह तरह के विचित्र और अनुभव, तब मैं डर गया। तब मुझे लगा कि अब गया मैं, लेखक वेखक सब रह जाएगा और मैं जाने क्या हो जाऊँ। तब मैं घबरा के मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, नहीं 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 नहीं। बस फिर एक आध महीने फिर ऐसा हुआ कि वो ध्यान ही होना बंद हो गया मुझे। तो मैंने यही चाहा था कि भाई ध्यान तो मुझे जहाँ ले जा रहा है वहाँ, वो तो सीधे लेखक, वो मैं नहीं खोना मैं नहीं चाहना। लेखक होना मेरी सबसे बड़ी महावासना है। मैं नहीं चाहता। पढ़ भी रहा उन दिनों में दोस्तोयेवस्की को मगन था, ब्रदर्स कर्मजोव पढ़ने में। तो बहरहाल ये हुआ कि वो ध्यान बंद हो गया मेरा। फिर उसके बाद ध्यान हुआ ही नहीं। फिर मैं रोता था, ये क्या हुआ, क्या कर दिया, क्या हो गया। नहीं नहीं, कुछ तो कभी कभी तो कुछ तो कृपा कर दो, कुछ तो होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पछता था, लेकिन वो पछताने से कुछ नहीं। लेकिन हुआ ये कि एक सुबह मैं उठा तो मुझे लगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। मेरे भीतर कुछ हो रहा है, ये ध्यान वाला होना नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और जादू हो रहा है मेरे साथ। और मैं रात के 4 बजे थे, मेरी माँ उस वक्त वही आई हुई थी। उसने कहा बेटा तू क्यों उठ गया इतनी जल्दी, अभी उठने का वक्त। मैंने कहा नहीं माँ, तू बस चाय बना दे थोड़ा सा। तो चाय बनाई और मैं लिखने लगा। अंधाधुंध 4:30 बजे थे उस वक्त। जब मैंने सिर उठाया तो 11:30 बज रहा था। इतने घंटे तक मैं लिख रहा, चुपचाप चुपचाप। कुछ पता नहीं मेरे को, मेरे सामने कोई प्लॉट नहीं था, कुछ नहीं था, लिख रहा था। यानी कहाँ कहाँ की स्मृतियों का रेला उमड़ रहा था, क्या दिखाई दे रहा था मुझे, ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसे ऐसे बचपन के, ऐसे जो कभी नहीं दिखे थे, वो सब लिखता गया लिखता गया। तो ये था। बहरहाल मैं बेहतर शब्दों में मैंने लिखा है वो पढ़ दूँ, मैं फिर इसको पूरा करूँगा। मैं आपको ज़्यादा देर, मैं थकाना नहीं चाहता आपको, और खुद भी नहीं थकना चाहता। तो सुनिए, मैं इसके कुछ अंश सुनाता हूँ। ये आखिरी चैप्टर है, इसके कुछ अंश। इसमें मैं नहीं चाहता था, लेकिन कहे बिना भी नहीं रही रहता। आखिर क्यों लिखा मैंने ये उपन्यास, कैसे लिखा,
ये कोई योग के बारे में थोड़ी मैंने लिखा है, ये उपन्यास है। जैसा आपने महसूस किया होगा, इतना हिस्सा शुरू का मैंने सुना दिया आपको। अभी आखिर ये पूर्णाहुति हो रही है यज्ञ की, लेखन यज्ञ की, ये वो मैं सुना रहा हूँ। तब लू थी, अब शरद ऋतु है, दिशाएं प्रसन्न हैं, निर्मल वायु बह रही है, आसमान एकदम नीला निथरा हुआ है, जैसे बूढ़ी आंखों में बालापन तैराया हो। क्या सचमुच मेरा शोक श्लोकत्व को प्राप्त हो चुका? और यही वह समय है जबकि एक धमाके के साथ मधुरेण समापयेत हो जाना चाहिए। और कैसे? तब जेठ था, आज कतकी पूनो है, और मेरी आख्यान अधूरी पड़ा है। पूरा क्वार का क्वार चला गया, मैं भी किष्किंधा कांड में ही भटक रहा हूँ। अरे नहीं, ये तो उत्तरकांड आ गया, ये क्या हो गया? ये किसने मुझे उठाकर यहाँ पटक दिया? मेरा युद्ध कांड कहाँ गया? मेरी स्वयंवरा जो मेरे देखते ही देखते धरती फाड़ कर समा गई, उसका साक्षी कौन है? कौन है मेरे सिवा जो मेरी पराक्रम की गाथा लोगों को सुनाएगा, मुझे मरणोत्तर जीवन देगा? ओ लच्छू, ओ चंदू, ओ अहमद, ओ अहमद, ओ नारायण, ओ सक्सेना, तुम में से कौन है जो मुझ मरते हुए हेमलेट का भाट बनेगा? कहा था ना, अगर आपने हेमलेट पढ़ा हो, मरते थे हेमलेट ने क्या कहा? हेमलेट बिल्कुल, तो उसने रोका था उसको, हेमलेट ने रोका था अपने दोस्त को, वो भी कटार भोंकने लगा अपने ऊपर। नहीं 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 नहीं, एब्सेंट दी फ्रॉम फेलिसिटी अ while and in this dark world draw thy breath in pain to tell my story। नहीं नहीं, तू अभी मृत्यु रूपी सुख को इतनी जल्दी मत वो कर। तू ही नहीं रहेगा तो मेरी कहानी कौन सुनाएगा? कि निर्दोष हेमलेट, चरित्रवान हेमलेट, इतना दुख पाया उसने, कौन सुनाएगा असली कथा? तू मेरा लंगोटिया यार, मेरा असली दोस्त, तू अगर मर जाएगा तो मेरी कथा कौन सुनाएगा? ये उस तरह का। तो अब ये इस उपन्यास का, मैं नहीं, इस उपन्यास का लेखक, गोवर गणेश का लेखक कह रहा है, ओ लच्छू, ओ चंदू, ओ अहमद, ओ नारायण, ओ सक्सेना, तुम में से कौन है जो मुझ मरते हुए हेमलेट का भाट बने? जैसे विनायक जगन काका का भाट बना था, वैसे ही विनायक, जो कि लेखक था जन्मजात, विनायक इस उपन्यास के हीरो का नाम है। फिर जब मैंने 8 साल बाद, नहीं और भी कई साल बाद, जब मैंने अपना 8वां उपन्यास लिखा ना, उसका नाम विनायक ही है, इसी नायक के नाम पर। वो मेरी शेष कथा है। नहीं, मेरी कुंडली में कोई मित्र लाभ नहीं है, सूरत भेद जरूर है। आपको हितोपदेश की याद होगी ना, 4 भाग हैं उसके। बरसों में घिरा रहा उन रहस्यमय आकृतियों से। इस बैसाख ने मेरी राख को कुरेदा एक फूंक मारी और कहा, उठो, जागो, फिर एक बार अपनी आत्मकथा लिखो, सिंहावलोकन करो, न सही सत्य के साथ झूठ के साथ ही प्रयोग करो, यानी उपन्यास लिखो। आत्मकथा नहीं लिख सकते तो? अब वास्तव में आत्मकथा लिखने की मेरी कभी इच्छा नहीं हुई। कईयों ने मुझसे इस उम्र के जिस मुकाम पर मैं, उस मेरे पास मेरे शुभ चिंतकों की, प्रशंसकों की, मेरे कई लोग कहते मुझसे कि अब कब लिखेंगे आप, आत्मकथा लिख दीजिए, है ना। मेरी कभी इच्छा नहीं हुई आत्मकथा। तो झूठ के साथ मेरे प्रयोग, ये भी मेरे एक निबंध का शीर्षक है। तो ये उपन्यास लिखना है। तथास्तु मैंने कहा, और अपनी पेटी से वो कपड़ा चिपके कागज वाली अनेक तहों में लिपटी रंगीन स्याही से चित्रित जन्म कुंडली निकाली। नकल नहीं, असल जन्म कुंडली। नकल तो सक्सेना के पास ही छूटी रह गई थी, उसका जो रूम पार्टनर था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। धर्म कर्माधिपत्य में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे मैं तो, यानी उपन्यास का लेखक तो लेखक बनना चाहता था ना। उसकी कुंडली में लिखा कि ये बड़ा धार्मिक नेता होगा सुधार, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी धार्मिक नेता होने में। योग की बात अलग, वो तो उसको तो अंदाज ही नहीं था, उसको तो वर्णन ही नहीं हो सकता उसका।
उसके बारे में बात करना ही अपराध लगता है। ऐसे में एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, शब्द मत चाहो। यानी उसे एक अनुभव हुआ कि कोई शक्ति है जो उसके पास खड़ी है और बोल रही है उससे, शब्द मत चाहो, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने उससे कहा, शब्द न चाहूं ये तुम कह रही हो, तुम जो आप स्वयं एक शब्द हो। उसी निष्ठुरता के साथ जवाब आया, ये तुम्हारा भ्रम है। जहाँ एक जहाँ शब्द की आहट भी मिलती है वहाँ मैं नहीं आती। कोई शक्ति है वो। पर क्यों? मैंने कहा, तुम क्यों आई? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मेरा न आना न आना तुम्हारे बुलाने न बुलाने पर निर्भर नहीं है। ये वही शक्ति थी जो कि इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, वो जो समाधि से पूर्व की जो चेतना की अवस्था है उसमें भी ले जा रही थी उसको। पर क्यों? मैंने कहा, तुम क्यों आई? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मेरा आना न आना अब तुम्हारे बुलाने न बुलाने पर निर्भर नहीं है, उसने कहा। नहीं नहीं, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो। ईश्वर के लिए ही तो मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। वह बोली, ईश्वर नहीं है, मैंने कहा और छटपटाने लगा।